नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। फाइनल रिपोर्ट देखना शुरू कर चुके हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। फाइनल रिपोर्ट में आज तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। बिहार में किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है वो आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लागू हो सकता है। ये भी बताएंगे कि गुपकार गठबंधन के बाद किस तरीके से हलचल तेज हो गई है। जाहिर तौर पर ये तमाम खबरें आज आपको फाइनल रिपोर्ट में देखने को मिलेंगी। बात बिहार की होगी, बात होगी दिल्ली में कोरोना की भी, और बात होगी जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि गुपकार गठबंधन की जो बैठकें लगातार हुई उसमें कांग्रेस की एंट्री हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन उसको लेकर अब हो गया है बहुत बड़ा बवाल। किस तरह से गृह मंत्री ने इसको लेकर किया है प्रतिक्रिया दी और उसके बाद क्या कुछ वहां पर हो रहा है, सब बताएंगे आज फाइनल रिपोर्ट में। लेकिन शुरुआत करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की नई टीम का ऐलान हो चुका है। कौन टीम क्या कमान संभालेगा, इस बात का जिक्र हो गया है। लेकिन 23 नवंबर को विधानसभा का सत्र शुरू होगा। बिहार में नीतीश कुमार की नई टीम तैयार हो चली है। नीतीश कुमार ने मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है और अब की बार कैबिनेट में नहीं है कोई मुस्लिम चेहरा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 23 नवंबर से शुरू होगा विधानसभा का सत्र और नीतीश कुमार की नई टीम तैयार हो चुकी है। नीतीश कुमार ने मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया है और ये भी आपको बता दें कि अब की बार कैबिनेट में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है। हालांकि ये पहली कैबिनेट है और तमाम मंत्रियों को मंत्रालय सौंप दिए गए हैं। कौन किस मंत्रालय में है बताएंगे आपको, किसको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है, और खुद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उन्होंने कौन कौन से मंत्रालय अपने पास रखे हैं, सब आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी और अहम जानकारी दरअसल आपको यह दे दें कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया। तमाम मंत्रियों को मंत्रालय का बंटवारा कर दिया गया है। कौन कौन मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय दिया गया है वो अब हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार का जिक्र करें। नीतीश की नई टीम में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, और जो उनको इस बार विभाग दिए गए हैं वो है गृह, सामान्य प्रशासन, विजिलेंस विभाग। जो मंत्रालय वो मंत्रालय है जो किसी को अलॉट नहीं किए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं नीतीश कुमार को आखिर कौन कौन से मंत्रालय अलॉट किए गए हैं। इसमें गृह है, सामान्य प्रशासन है, तो वहीं विजिलेंस विभाग भी है, और दूसरा नाम उप मुख्यमंत्री यानी तारकिशोर प्रसाद का है। उन्हें वित्त मंत्रालय, कॉमर्शियल टैक्स, पर्यावरण और वन दिया है। आपदा प्रबंधक, शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ये सारे विभाग उप मुख्यमंत्री के खाते में गई है। वित्त, कॉमर्शियल टैक्स, पर्यावरण और वन। रेणु देवी का अगर जिक्र करें, उप मुख्यमंत्री 2 हैं और रेणु देवी उसमें से एक हैं जिनको मंत्रालय दिए गए हैं। पंचायती राज, पिछड़ी जाति का उत्थान, ईबीसी, कल्याण और उद्योग मंत्रालय रेणु देवी को दिया गया है। तो रेणु देवी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं हम आपको बता रहे हैं। ये वो 3 बड़े चेहरे हैं जो एक तरीके से पूरी कैबिनेट की देखरेख करते नजर आएंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फिर तारकिशोर प्रसाद, फिर रेणु देवी। और ये जेडीयू के कैबिनेट मंत्री, जेडीयू कोटे से जो कैबिनेट में गए हैं, उनमें सबसे पहले नाम विजय चौधरी का आता है, जिनको ग्रामीण अभियंत्रण विभाग दिया गया है, ग्रामीण विकास विभाग दिया गया है, जल संसाधन, सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी विजय चौधरी को दी गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जेडीयू के कोटे से इस बार चुनाव जीते हैं और बड़े ऐसे जो विभाग है वो उन्हें आवंटित किए गए हैं। विजय चौधरी का नाम हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ अब आपको विजेंद्र यादव के बारे में बताते हैं। कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है उन्होंने, उन्हें मिले हैं ऊर्जा विभाग, योजना एवं निषेध विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले का मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। ये 3 ऐसे मंत्रालय हैं जिसकी जिम्मेदारी विजेंद्र यादव को दी गई है। जेडीयू के कोटे से इस बार चुनाव उन्होंने लड़ा था और आपको बता दें कि इस बार ऊर्जा विभाग, योजना एवं निषेध विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग का मंत्रालय उन्हें दिया गया। अब बात अशोक चौधरी की कर लेते हैं। अशोक चौधरी को भवन निर्माण, सोशल वेलफेयर, साइंस टेक्नोलॉजी और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, ये ऐसे विभाग हैं जो इस बार अशोक चौधरी को दिए गए हैं। ये भी जेडीयू के
टिकट से ही इस बार चुनावी मैदान में थे और एक बड़ी जीत के बाद कल पद और गोपनीयता की शपथ लेने के बाद आज कैबिनेट का विस्तार में उन्हें ये बड़े मंत्रालय इस बार सौंपे गए हैं। जाहिर तौर पर एक और मेवालाल चौधरी का जिक्र करें, जेडीयू कोटे से मंत्री बने हैं इस बार शीला मंडल। आपको बताएं इनको कैबिनेट मंत्री परिवहन मंत्रालय मेवालाल चौधरी को दिया गया है। दरअसल जेडीयू के कैबिनेट मंत्री हैं मेवालाल चौधरी, जिनको परिवहन मंत्रालय दिया गया है। तो कैबिनेट मंत्री हैं और इनको दिया गया है दरअसल परिवहन। इसके अलावा अमरेंद्र प्रताप सिंह का बात करें तो कृषि, कॉर्पोरेटिव और गन्ना विभाग का प्रभार इनको दिया गया है। बीजेपी के मंत्री हैं अमरेंद्र प्रताप और इनको दिया गया है कृषि, कॉर्पोरेटिव और गन्ना विभाग। इसके अलावा सूरत राय जो बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं, इनको पीएचडी विभाग दिया गया है। तो वहीं मुकेश सहनी की अगर बात करें, वीआईपी से अध्यक्ष हैं, पशुपालन और मत्स्य मंत्रालय उन्हें दिया गया है। चलिए खबरों के बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कोरोना के बढ़ते मामलों की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। इस बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हर रोज अधिक से अधिक कोरोना टेस्ट होंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अब रोजाना 1 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट होंगे। आईसीयू बेड की संख्या 3,500 से बढ़ाकर 6,000 की जाएगी। कोरोना का कहर लगातार दिल्ली में जारी है और इस बीच तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब हर दिन अधिक से अधिक कोरोना टेस्ट होंगे और आपको ये भी बता दें कि हर दिन 1 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट होंगे। आईसीयू बेड की संख्या 3,500 से बढ़ाकर 6,000 की जाएगी। जानकारी दरअसल बड़ी ये है कि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और यही कारण है कि दिल्ली सरकार अब गंभीर दिख रही है। गंभीर इसलिए भी है क्योंकि लगातार अब कहा जा रहा है कि टेस्टिंग की प्रक्रिया को और तेजी लाई जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये पता चल सके कि कोविड पॉजिटिव कौन है, उनको अलग से क्वारंटीन किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके, ताकि कोरोना पर रोकथाम लगाई जा सके। यही कारण है कि दिल्ली सरकार अब इसको लेकर केंद्र सरकार से प्रस्ताव भी उसने एक रखा है और साथ ही साथ आईसीयू बेड्स की जो बात की जा रही है उसकी संख्या भी बढ़ाई गई है। 3500 से बढ़ाकर अब 6,000 कर दी गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री इस विषय पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। पॉजिटिविटी रेशो जो है हफ्ता पहले 15% से भी ज्यादा गई थी, 15.33% थी शायद, और तब ऐसा लग रहा था कि 10% से 15% पहुंचने में 10 दिन लगे थे ज़्यादा। तो लग रहा था कि अब ये 20% पे पहुंचने वाली है। जून के अंदर जब पॉजिटिविटी 37% से 40% तक थी, तो ऐसा भी लोग कह रहे थे, एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे थे कि शायद दिल्ली के अंदर ये पॉजिटिविटी रेशो 20-25 तक पहुंचेगी, जरूर 25% तक पहुंच जाएगी। अब थोड़ा संतोष की बात है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर वो 15.33 से कम होके अब 13% से नीचे है, और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली 13 से नीचे है, तो इसका मतलब बढ़ तो नहीं रही है। आप देखिएगा धीरे धीरे डाउन ट्रेंड होगा। हम थर्ड वेव में चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं थर्ड वेव के अंदर, बट उसका पीक जो था, थर्ड वेव का पीक जा चुका है, अब धीरे डाउन है। और देखिएगा अभी दिल्ली के अंदर 16,500 के करीब बेड कोविड के लिए रिजर्व किए गए हैं। अभी भी 8,000 के आसपास बेड अवेलेबल हैं। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। कारण दो हैं उसके। एक तो दिल्ली से बाहर से जो आते हैं लोग, काफ़ी लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वो किसी ना किसी अस्पताल का नाम लेके आते हैं। एफिलेंट क्लास ज़्यादा आ रही है। दूसरा, दिल्ली के अंदर भी जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, ऑल आर इंश्योरेंस है सबके पास, मेडिकल इंश्योरेंस है, तो काफ़ी सारे लोग प्राइवेट में जाना पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल। बड़ी खबर एक और आपको देते चलें, दिल्ली के लिहाज से एक और अहम जानकारी मिल रही है। लॉकडाउन को लेकर कुछ दिनों में फैसला लिया जा सकता है। बड़ी और अहम खबर दरअसल ये है कि दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया जा सकता है और भीड़ वाले बाजारों पर लॉकडाउन का कड़ा असर देखने को मिल सकता है। यानी कि दिल्ली में जो बाजार हैं, जहां पर बेइंतहा भीड़ देखने को मिलती है, उनको
बंद किया जा सकता है, उनको लॉकडाउन के घेरे में लिया जा सकता है। ये दिल्ली सरकार की तरफ से संकेत भी मिलते नजर आ रहे हैं। तो लॉकडाउन को लेकर अहम फैसला हो सकता है दिल्ली के भीतर। बिल्कुल, जानकारी जिस तरीके से मिल रही है और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कहा कि छोटे जो मार्केट हैं उन्हें कुछ समय के लिए बंद कर दिया जा सकता है, इसका एक प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को दे दिया गया है। अब बड़ा देखना यह होगा कि क्या दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है, और अगर लगेगा तो किस तरीके से चीजें की जाएंगी। क्या सिर्फ जो मार्केट जहां पर भीड़ रहती थी उन्हें बंद कर दिया जाएगा, या फिर एक बार पुरानी दिल्ली हमें देखने को मिलेगी जो पहले लॉकडाउन में देखने को मिली थी। क्योंकि तमाम सवाल उठ रहे हैं और सबके मन में यही वो है कि आखिर कोरोना के केस अगर बढ़ रहे हैं तो किस तरीके से सरकार लॉकडाउन लगाएगी। क्या जो छूट दे दी गई थी उन्हें वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि एक छूट तो वापस अब तक ले ली गई है। पहले संख्या को 200 कर दिया गया था शादियों के लिए, लेकिन अब उसे 50 कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे बाजार हैं जो लॉकडाउन में लग सकते हैं, कौन सा दायरा है जो आ सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कोरोना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। बंद करना इसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में लोग भूख से ज्यादा मरे, कोरोना से कम मरे। ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो कि लोग कोरोना से न मरे, भूख से ज्यादा मर रहे हैं और दोबारा जीवन पटरी पर आ रहा है। जैसे तैसे जो छोटे छोटे त्योहार मनाए जा रहे हैं उन पर भी थोड़ी बहुत रंगत आ रही है। बेशक हम सभी लोग सरकार के कानूनों का पालन करते हैं, जो कोविड के कानून हैं उन सब का पालन करते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए इसकी दवाई के बारे में बहुत लंबा समय हो गया, उसमें कोशिश करनी चाहिए। इसकी दवाई आ जाएगी तो ये जो आए दिन की प्रॉब्लम है वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। और चेक करने की समस्या हल करें, जगह जगह पे चेक करें, लेकिन बंद करना एक समाधान नहीं है। गवर्नमेंट जो कहेगी उसके हिसाब से चलना होगा सर। गवर्नमेंट कहेगी बंद हो जाएगी तो फिर हम उसे फॉलो करेंगे, खुली है तो उसे फॉलो कर रहे हैं। मतलब आप क्या कहेंगे कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या फर्क पड़ेगा आपको? देखिए फर्क तो ऑफ कोर्स पड़ता है, गवर्नमेंट को भी पड़ता है, उनकी इकोनॉमी पे भी पड़ता है, हमें भी पड़ता है। नहीं अगर बंद ही होना होगा, जो रेगुलेशन है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा सर। चलिए, लोगों का ये कहना है कि अगर बंद होगा तो उसको फॉलो तो करना जाएगा। अब वो बताते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए आखिर कौन कौन से वो बाजार हैं जो लॉकडाउन के दायरे में आएंगे। बात सदर बाजार की करें या फिर नई सड़क की करें, पहाड़गंज की करें या पालिका बाजार की करें, ये ऐसी बाजारें हैं जहां पर अधिक संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। करोल बाग, चांदनी चौक, सरोजनी नगर, इस वक्त यहाँ पर इस कदर भीड़ है कि लोग मास्क पहनना भूल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये वो बाजार हैं जहां पर लॉकडाउन का असर हो सकता है, लॉकडाउन के दायरे में आ सकते हैं। लक्ष्मी नगर हो, नेहरू प्लेस या फिर लाल क्वार्टर, ये वो बाजार हैं। कमला मार्केट, गांधीनगर, कृष्णा नगर, यहां सब बाजार लगता है, मार्केट लगती है। और जब मार्केट लगती है तो लोग यहां पहुंचते हैं, लोग पहुंचते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। चाबड़ी बाजार, लाजपत नगर, जनपथ मार्केट, ये वो मार्केट्स हैं जहां पर लोगों का जमावड़ा लगता है, लोग पहुंचते हैं, यहां पर सामान की खरीदारी करते हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली वासी यहां पहुंचते हैं। बड़ी और अहम जानकारी देते हैं, कोरोना का कहर बढ़ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 8 दिनों में 552 कंटेनमेंट जोन बढ़ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में 4430 कंटेनमेंट जोन बने हैं। आपको बता दें कि कोरोना का कहर बढ़ रहा है तो कंटेनमेंट जोन भी बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों जहां कोरोना के केस दिल्ली में बहुत कम आने लगे थे, एक दिन की अगर बात करें तो 1000 से भी कम केस हो चुके थे, लेकिन जिस तरीके से कुछ दिनों के अंदर केस बढ़े हैं उसने दिल्ली सरकार की मुश्किलें तो बढ़ा दी है, लेकिन साथ ही साथ अब पिछले 8 दिनों में 552 कंटेनमेंट जोन बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें 4430 कंटेनमेंट जोन इस वक्त है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति इस वक्त दिल्ली की है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना लोग भूल रहे हैं और इस वजह से मुश्किलों का सामना भी उन्हीं को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्थिति बिगड़ती है तो कहीं ना कहीं सरकार पर एक सवाल होगा और सरकार का लास्ट फैसला लॉकडाउन होगा। इसलिए बहुत जरूरी है मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ रहे हैं। अब समझिए जरा, कंटेनमेंट जोन जो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, अब आपको हम बताते हैं कि आखिर कौन कौन से वो जोन कंटेनमेंट हो चुके हैं जहां पर खतरा बढ़ रहा है। दिल्ली में अभी तक
9,333 कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, यानी कि 9,333, 9,500 के करीब। 21 जून के बाद दिल्ली में 8,999 जोन बनाए गए हैं। 21 जून के बाद तकरीबन 9,000 जोन दिल्ली के भीतर बना दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं और 21 जून के बाद का अगर जिक्र करें, लमसम 9,000 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। हालांकि इनमें से 4,903 कंटेनमेंट जोन कंटेंट हुए हैं। आपको ये भी बता दें, क्योंकि जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं, और इसी के साथ ही कुछ कंटेनमेंट जोन ऐसे हैं जो डी कंटेंट हुए हैं। तो 4,903 वो कंटेनमेंट जोन रही हैं। 30 सितंबर को अगर बात करें, 30 सितंबर को कंटेनमेंट जोन की संख्या 2,615 थी। 30 सितंबर की हम तारीख की आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर बात करें 30 से हम आगे को बढ़ते हैं, सितंबर में ये हालात थे कि 2000 में कंटेनमेंट जोन थे। लेकिन जब आगे कोई आंकड़ा बढ़ा, कोरोना का कहर बढ़ा, तो कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ने लगी। 30 सितंबर के बाद अगर सीधे आगे बढ़ते हैं तो बात हम अक्टूबर महीने की करते हैं, क्योंकि 28 अक्टूबर को कंटेनमेंट जोन की संख्या 3,113 हो गई थी। मतलब आप ये समझिए कि एक महीने के अंतराल में 1000 कंटेनमेंट जोन बढ़े हैं। यानी 28 दिनों में 432 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे। 28 दिनों के अंतराल में ही 500 तक कंटेनमेंट जोन बढ़ चुके थे। स्थिति कई दिनों से खराब होती चल रही है। 9 नवंबर की अगर बात करें, दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या जो थी वो 3,878 थी। और उसके बाद अगर बात करें, फिलहाल राजधानी दिल्ली में 4,430 कंटेनमेंट जोन है। फिलहाल 4,430 कंटेनमेंट जोन है। और आपको यह भी बता दें कि पिछले समय की अगर बात करें और अभी को कंपेयर करें, तो पिछले 8 दिनों में 552 कंटेनमेंट जोन बढ़े हैं। तो ये स्थिति इस वक्त दिल्ली की है और इस तरीके से लगातार कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन का मतलब समझिए, वो क्षेत्र जहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जहां पर बहुत ज्यादा संक्रमित लोग हैं, और जहां ज्यादा संक्रमित लोग होते हैं उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। यानी कि वहां आना और जाना प्रतिबंध लगा दिया जाता है आने जाने पर। ये कंटेनमेंट जोन बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर ये बढ़ रहे हैं तो आप खुद ब खुद समझ जाइए कि दिल्ली में कोरोना किस रफ्तार से बढ़ता नजर आ रहा है। यही कारण है कि लगातार हर कोई ये कह रहा है कि आप अपनी सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसका भी आपको पालन करना चाहिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। बड़ी और अहम खबर दरअसल जम्मू कश्मीर से आई। आज गुपकार गैंग और कांग्रेस पर अमित शाह ने बड़ा हमला बोला है। गुपकार गैंग और कांग्रेस पर अमित शाह का बड़ा हमला। गुपकार गैंग आतंक युग में ले जाना चाहता है, अमित शाह कहते नजर आए। दरअसल गुपकार समूह पर कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे कि वो गुपकार गैंग के साथ है या फिर नहीं है, अमित शाह ये कहते नजर आए हैं। दरअसल कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान देखने को मिला। कहा जा रहा था कि गुपकार गैंग जो बना है वहां कांग्रेस भी उसमें जाने के लिए तैयार है, वो भी सम्मिलित है उसमें। और उसको लेकर अब अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे कि वो गुपकार गठबंधन के साथ है या नहीं। ये ट्वीट है, गुपकार गैंग भारत के तिरंगे का अपमान करता है। क्या सोनिया जी और राहुल इस पर जवाब देंगे? ये उन्होंने सवाल किया है, ये ट्वीट किया गया है। क्या सोनिया जी और राहुल गुपकार गैंग के ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं? उन्हें देश की जनता के सामने अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। कांग्रेस और गुपकार गैंग जम्मू और कश्मीर को वापस आतंकी युग में ले जाना चाहते हैं। वे दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के वे अधिकार छीन लेना चाहते हैं जो हमने अनुच्छेद 370 हटाकर दिए हैं। यही वजह है कि देश की जनता उन्हें हर जगह रिजेक्ट कर रही है। एक और ट्वीट गृह मंत्री अमित शाह ने किया और लिखा उन्होंने कि जम्मू और कश्मीर हमेशा से भारत का आंतरिक हिस्सा रहा है।
भारत के लोग राष्ट्रीय हित के खिलाफ बने किसी अप्रवृत्त ग्लोबल गठबंधन को सहन नहीं करेंगे। या तो गुपकार गैंग देश के मूड के साथ चले, नहीं तो लोग उसको डुबा लेंगे। तो ये अमित शाह का ट्वीट आया है, सीधे तौर पर निशाना कांग्रेस पर। शाह के बयान पर महबूबा मुफ्ती का भी पलटवार देखने को मिला है। बीजेपी सत्ता के लिए गठबंधन करती है। महबूबा मुफ्ती का यह कहना है कि बीजेपी महज सत्ता के लिए गठबंधन करती है, अगर हम करें तो राष्ट्रीय हित को चुनौती। कहा है कि अगर हम गठबंधन करें तो राष्ट्रीय हित को चुनौती है। बीजेपी हमें एंटी नेशनल दिखाना चाहती है। महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री अमित शाह के लेकर, गृह मंत्री अमित शाह ने जो वार किया था उस पर पलटवार करती नजर आई। बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया कि बीजेपी सत्ता के लिए गठबंधन करती है, अगर हम करें तो राष्ट्रहित को चुनौती। बीजेपी हमें एंटी नेशनल दिखाना चाहती है, ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से कहा गया है। दरअसल जब अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया गया, उसका पलटवार महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिया गया। ये वो ट्वीट है जो महबूबा मुफ्ती ने किया है। बीजेपी सत्ता की भूख के लिए चाहे जितने गठबंधन कर ले, लेकिन अगर हम किसी तरह एक यूनाइटेड फ्रंट बनाते हैं तो हम राष्ट्रहित को चुनौती दे रही हैं। ये ट्वीट किया गया है। एक और ट्वीट महबूबा मुफ्ती की ओर से किया गया, जिसमें लिखा गया है कि बीजेपी खुद हर रोज संविधान की धज्जियां उड़ाती है। उन्होंने आगे कहा कि पुरानी आदतें जल्दी जाती नहीं हैं। पहले बीजेपी का नेगेटिव नैरेटिव था कि टुकड़े टुकड़े गैंग से भारत की संप्रभुता को खतरा है, और अब वो गुपकार गैंग का इस्तेमाल कर हमें एंटी नेशनल दिखाना चाहती है। बीजेपी खुद तो दिन रात संविधान का मखौल बनाती है। महबूबा मुफ्ती ने ये लिखा है, और सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया है। लेकिन इन सब के बीच में जम्मू कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने पलटवार किया है। क्या कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। क्या फारूक अब्दुल्ला चीन से सहयोग लेकर धारा 370 को रिस्टोर करना चाहते हैं? सही है। और कल मैंने विस्तार से अपने प्रेस में बताया किस तरह से 370 को हटाने के कानून के साथ 116 कानून वापस कश्मीर में लगाए गए हैं। जैसे महिलाओं के अधिकार की बात है, सफाई कर्मचारियों के अधिकार की बात है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल टॉर्चर ऑफ चिल्ड्रन की बात है। कई चीजें हमने विस्तार से बताई थी। हमने ये भी बताई थी कि उनका वो कानून कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई मुस्लिम बेटी दिल्ली पंजाब के मुस्लिम बेटे से शादी करे तो वहां की संपत्ति से महरूम, और अगर जम्मू की कोई हिंदू बेटी दिल्ली या पंजाब के हिंदू लड़के से शादी करे वो भी संपत्ति से महरूम। ये सब कानून खत्म कर दिया हम लोगों ने। तो क्या चाहते हैं वो कानून वापस आए? अब मैं आरसीपी आता हूं। देखिए, ये जो अमित शाह साहब ने वहां से जो ट्वीट करके जो सवालात खड़े किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने पहले से ये क्लियर किया है कि जो यहाँ पर गुपकार अलायंस नाम से एक संगठन बना है, खासकर पिछले 2 महीने से जितनी भी मीटिंग्स उन्होंने बुलाई, अभी कांग्रेस पार्टी का स्टेट लेवल का कोई भी नुमाइंदा उसमें शमूलियत नहीं किया है। उसका वजह है क्योंकि मुल्की सतह की पार्टी है, और जो भी जम्मू कश्मीर के सेंसिटिव इश्यूज हैं, और उसको जब तक हम मुल्की सतह पर जो हमारा कश्मीर पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप बना हुआ है, उसमें जब तक ये सारे सेंसिटिव इश्यूज डिस्कस नहीं होंगे, और तब तक हम स्टेट लेवल पर इसमें कोई भी अपनी राय इजहार नहीं कर सकते हैं, और ना ही हमने उसकी कोई ऑफिशियल मीटिंग अभी अटेंड की है। ये हकीकत है कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन अनाउंस किए गवर्नमेंट ने, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, क्योंकि ये जमहूरियत में ये तीसरी सतह की इकाई जो पंचायत राज की है, ये बहुत ज़रूरी है, और ये कांग्रेस पार्टी की बेबी है। इसलिए हमने इसमें चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला लिया। तो बता दें कि जम्मू कश्मीर की अब एनसी पार्टी का जिक्र करते हैं, क्योंकि वो गुपकार समूह का हिस्सा है,
और इसमें जिस तरीके से एनसी नेता मुजफ्फर शाह ने गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। अगर हमारे माननीय अमित शाह जी को मालूम है कि गुपकार गैंग फॉरेन फोर्सेस के तहत काम कर रही है, तो वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्ट्री के लायक है ही नहीं। क्या कोई सबूत है आपके पास अमित शाह जी? कौन से फोर्सेस हैं? यू आर द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, इट डज नॉट बिहेव यू टू टॉक लाइक दिस। कौन से फोर्सेस हैं यहां पर जो काम कर रहे हैं? आप लोग एक्चुअली यू आर रैटल्ड। जो हमने यहां के सियासी जमातों ने अपना पॉलिटिकल बैगेज एक पासे रखकर एक यूनिटी दिखाई है आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, और हमारी अलायंस ने, ये जम्मू कश्मीर की अलायंस है, पब्लिक अलायंस है। ये आपको जवाब मिल जाएगा, जल्द ही मिल जाएगा जम्मू कश्मीर के अवाम का जवाब। जो आपने कुल्हाड़ी मारी 5 अगस्त 2019 को, बगैर इस सोचे समझे कि इसके नताइज क्या होंगे, और आज आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अभी तो इलेक्शन ही कहीं शुरू नहीं हुआ, अभी तो आपकी पुलिस यहां पे अभी वो फॉर्म भर ही रहा होता है बंदा, उसको उधर से उठाकर होटल में ले जाते हैं। तो क्या इलेक्शन लड़वाने जा रहे हो आप भाई साहब? ये कोई डेमोक्रेसी है? आप अपने आप को ठीक कीजिए और घबराइए मत इस तरह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग आपको सही जवाब देंगे और करारा जवाब देंगे, याद रखिए। अगर आप 370 पे जो आवाज उठाता है, 35A पे जो आवाज उठाता है, वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, सरदार पटेल ने दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस टीम के मेंबर थे। आंजानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, वन ऑफ द टॉलेस्ट फिगर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप इलीगल कहते हैं, देशद्रोही कहते हैं? तब तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी देशद्रोही हैं, आपके सरदार पटेल साहब भी देशद्रोही थे। क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस अगर ये बात उठा रहा है तो गलत तो नहीं कह रहे हो? यू आर प्लेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना तर्क है, लेकिन बीजेपी की ओर से लगातार वार किया जा रहा है। रविंदर रैना इस पूरे मसले पर क्या कहते नजर आए हैं, जरा उनको सुनिए। अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार पहले से ही देश विरोधी ताकतों के इशारों पर नाच रहा है, और गुपकार गैंग में इन्होंने जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों का जो गठबंधन बनाया है, ये पाकिस्तान और चीन के इशारे पर यह गुपकार गठबंधन बना है। और पाकिस्तान और चीन के इशारे पर कांग्रेस पार्टी ने भी अब गुपकार गठबंधन में शामिल होकर देशद्रोह किया है, भारत माता की पीठ पर छुरा घोंपा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मिली भगत पाकिस्तान और चीन के साथ है। चीन और पाकिस्तान के दिशा निर्देश के बाद कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में गुपकार गैंग में शामिल हुई है, और गुपकार गैंग का एक ही लक्ष्य है, जम्मू कश्मीर को बर्बाद करना, लहूलुहान करना, भारत माता का और तिरंगे झंडे को अपमान करने की साजिश ये गुपकार गैंग कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस गुपकार गैंग के साथ हाथ मिलाकर बहुत बड़ा अपराध किया है, राष्ट्रद्रोह किया है, भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और चीन से पैसा लेकर देश के अंदर उपद्रव मचाने की कोशिश कर रही है। मुझे शक है कि कांग्रेस के नेताओं के संबंध आईएसआई और शी जिनपिंग के साथ हैं, और पाकिस्तान और चीन से मिली भगत करके वो हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले सियासी हलचल बहुत अधिक जम्मू में बढ़ गई है।
खासकर गुपकार गठबंधन को लेकर जिस तरीके से सियासी हमला आप देख रहे हैं, हमने आपको तमाम चीजें सुनाई, किस तरीके से पक्ष विपक्ष लगातार हमलावर है। आखिर गुपकार समूह क्या है, इसे क्यों बनाया गया है, इस पर यह रिपोर्ट देखिए। बिहार का चुनावी दंगल अभी खत्म ही हुआ है, लेकिन देश में एक और दंगल शुरू हो गया है। पहले सरहद पार से नापाक हरकत और अब जम्मू कश्मीर में सियासी उथल-पुथल फिर शुरू हो गई है। बयानबाजी का ये दौर न जाने कब थमेगा। दरअसल ये बयानबाजी गुपकार समूह को लेकर है। अब आप सोच रहे होंगे ये गुपकार समूह क्या है, लेकिन सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आखिर क्यों गुपकार समूह बनाए। गुपकार गठबंधन 6 प्रमुख पार्टियों ने मिलकर अगस्त 2019 में बनाया। एनसी, पीडीपी, सीपीआईएम, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जेकेपीएम, एएनसी समेत 6 पार्टियां शामिल हुईं। उस समय गुपकार समूह का लक्ष्य था कि पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे और अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को बचाना, साथ ही राज्य के विभाजन को रोकना भी इसका एक अहम मकसद था। गुपकार समूह को केंद्र की योजनाओं का पूर्व अनुमान था, इसलिए इसे बनाया गया ताकि केंद्र पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन जो होना था वो होकर रहा। बात 2019 की है, जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे में बदलाव करते हुए धारा 370 और 35A को हटा दिया। 370 और 35A को खत्म किए जाने के बाद सरकार ने अपनी नीतियों को सख्त किया। सरकार को उम्मीद थी कि इसके विरोध में कुछ नेता खड़े होंगे, इसलिए पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य फारूक अब्दुल्ला समेत कई बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया। हालांकि गुपकार समूह के गठन की नींव जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के एक दिन पहले ही पड़ गई। अब स्थितियां बदल गई हैं। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला अब रिहा हो चुके हैं, तो एक बार फिर से गुपकार समूह की बैठकें शुरू हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले एक बार फिर कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बैठक हुई, जिसमें एक बार फिर इस मुद्दे को उठाने की रणनीति तय की गई। गुपकार समूह केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसे बहाल करने की मांग कर रहा है। ये तो बात हुई गुपकार समूह के बनने की। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों इसका नाम गुपकार रखा। इसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर के गुपकार इलाके में रहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने इस समूह को बनाने के लिए पहल की, सभी दलों को एक साथ लाने के लिए मीटिंग की। फारूक अब्दुल्ला ने मीटिंग के लिए अपने घर का सुझाव दिया, इस वजह से इस मीटिंग का नाम गुपकार मीटिंग पड़ गया। तभी से इसे गुपकार मीटिंग या गठबंधन के नाम से जाना जाता है। बहरहाल जम्मू कश्मीर की बहाली के लिए फिर से गुपकार समूह सक्रिय हो चला है। पिछले दिनों बैठकें सिलसिलेवार से चलती रहीं, लेकिन कार्य योजना को लेकर कोई बात नहीं बनी। अब आगे क्या होगा ये समय निर्धारित करेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में उथल पुथल का दौर शुरू हो चला है। न्यूज डेस्क, जेके न्यूज। चलिए फिलहाल फाइनल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।